डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वाईटी की पावर पंच एडिटोरियल क्लास में मेरा नाम है अमन बहल और आप देख रहे हैं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर। आज का जो आर्टिकल हम कवर करेंगे वो लिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पीकिंग ट्री सेक्शन से। आर्टिकल का नाम है हार्ट्स रिवॉल्ट, दिल की बगावत। स्पीकिंग ट्री में छपने वाले जो आर्टिकल्स होते हैं थोड़े पढ़ने में मुश्किल होते हैं क्योंकि इनकी टोन या थीम जो है ना थोड़ी अलग होती है, फिलॉसफी की, गॉड की, भगवान की, मोरालिटी की। तो ऐसी थीम के आर्टिकल आप पढ़ भी लोगे लेकिन लाइनों के पीछे का, सेंटेंसेस के अंदर का मीनिंग निकालना मुश्किल होता है और कुछ कुछ ऐसा ही किस्सा इस आर्टिकल में आपको मिलेगा। चलिए बिना देरी के इसको शुरू करेंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन मिलेगी अगले आधे घंटे में आपको। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर तीनों को हम साथ में लेके चलेंगे। चलिए, कह रहा जी हार्ट्स रिवॉल्ट। देखिए, रिवॉल्ट वर्ड अभी डिटेल में करवाएंगे। इसका मतलब होता है बगावत, क्रांति, विद्रोह। और हार्ट यानी आपका दिल। कह रहा है जी दिल की भी एक बगावत है, एक क्रांति है। दिल भी कभी कभी विद्रोही हो जाता है। अच्छा, कब होता है भाई? टाइटल पैराग्राफ को देखो। कह रहा है द ग्रेटेस्ट प्रिजन इज लविंग विदाउट एवर फीलिंग ट्रूली फ्री। कह रहा है दुनिया में जो सबसे बड़ा, सबसे ग्रेट जो प्रिजन है ना, जो जेल है, वो प्रिजन है प्यार करना किसी को बिना फील किए या महसूस किए, सही मायनों में आजाद। अगर आप किसी से डरते हैं, किसी के से जो है किसी के सबमिशन में है, किसी की डोमिनेंस में है, तो उस आदमी से डरना या प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप आजाद होकर के किसी से प्यार करते हैं, वही असली में मतलब वही जो है लव है और लव की फीलिंग है। ये आर्टिकल रजनीश ओशो के एक लेक्चर से लिया गया था, उनके एक भाषण से लिया गया था। पढ़ने में बहुत आसान लगेगा आपको, लेकिन अगेन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार इसका मीनिंग तो कुछ निकला नहीं। मतलब लाइनों के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर भी मीनिंग है, वही अपने को आज पकड़ना है। चलिए, ग्रेटेस्ट प्रिजन, प्रिजन आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। लविंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे जीरेंड का काम कर रहा है। प्रिजन क्या है? प्रिजन है प्यार करने का काम। जेल क्या है? जेल है किसी के प्यार में होने का काम बिना उससे आजाद हुए। चलिए जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब दिखाता हूं। 5 वर्ड्स है मेरे पास इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का ग्रुप्स का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। मेरे सारे लेक्चर, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, सब कुछ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। यू कैन जॉइन अस। वाईटी ऐप का लिंक भी कमेंट सेक्शन में डाल दिया गया है। ऐप आप ही लोगों के लिए बनाई गई है। ऐप का काम है मेरी गाइडेंस में आपके एग्जाम्स की तैयारी। चाहे आप किसी राइटिंग फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं जिसमें एसे आता हो, प्रेसी आता हो, है ना, किसी भी एग्जाम के लिए, तो 50-60 घंटों के अंदर इंग्लिश राइटिंग का क्रैश कोर्स अवेलेबल है ऐप पे। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। बहुत कम फीस पे क्वालिटी कंटेंट हम आपको देते हैं ऐप के ऊपर। चलिए, इस साल का एसएससी देने वाले हो, बैंक्स देने वाले हो, डिफेंस एग्जाम्स देने वाले हो, तो अनलॉक्ड कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। फुल फ्लेजेड ये कोर्स चल रहा है। अभी बैंकिंग की वो नई नई वैरायटी के क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, फ्रेज सब्स्टिट्यूशंस, है ना। तो इसमें ग्रामर, रीडिंग, वोकैबुलरी, प्रैक्टिस सब कुछ आ जाएगा। एसएससी बैंक्स का इंग्लिश का पूरा पोर्शन कवर्ड है। साथ ही सिविल सेवाओं वालों के लिए हमारा सुपर हिट माइग्रेशन कोर्स। इस कोर्स का काम है आपके मीडियम को हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली से इंग्लिश में शिफ्ट करना, ताकि आप सिविल सेवाओं को अंग्रेजी में अटेम्प्ट करें। और क्योंकि अंग्रेजी में ही, इंग्लिश में ही अच्छा रिजल्ट आता है, आपको कामयाबी मिले। तो इस कोर्स में हमने सी सेट से लेकर के आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, है ना, आरसी, सब कुछ हमने कवर करवा दिया है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। सभी कोर्सेज पे भी डिस्काउंट चल रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर पे हम आप व्हाट्सएप करें, आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, पहला जो वर्ड है आज का वो है रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है जी बगावत। बगावत समझते हैं ना, विद्रोह। द रेजिस्टेंस और रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। बगावत आप हमेशा अपने से अथॉरिटी रखने वाले या मजबूत आदमी के सामने करेंगे। जो कमजोर है उससे क्या बगावत करोगे? चलिए, रिबेलियन को या रिवोल्ट को इन सभी वर्ड से बताया जाता है। बगावत को इंसरेक्शन भी बोलते हैं। ये बड़ा प्यारा वर्ड है। प्यारे का मतलब है ये बहुत कम देखने को मिलेगा, और जहां मिलेगा क्लिक करना चाहिए आपको। इंसरेक्शन, म्यूटनी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को, आजादी की लड़ाई को अंग्रेजों ने म्यूटनी बताया था, बगावत बताया था। तो ये वर्ड वहां से पकड़ना। डिफाइंस भी इसको बोलते हैं और अपराइजिंग भी बोलते हैं। द वर्कर्स लॉन्च्ड अ रिवोल्ट
अगेंस्ट अनफेयर वर्किंग कंडीशंस। मजदूरों ने, वर्कर्स ने लॉन्च कर दिया एक बगावत को, और किसके खिलाफ? जो गलत तरीके की, अनफेयर तरीके की वर्किंग कंडीशंस थी या कामकाज का माहौल था। चलिए, ये वर्ड बगावत आप देखेंगे, इसके सिनोनिम्स फिर से देख लेना। इंसरेक्शन, ये वर्ड मैंने आपको बताया, आज पूछा भी है, और यहीं पे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं। इंसरेक्शन से मिलता जुलता एक और वर्ड है अंग्रेजी में, रेजरेक्शन। ठीक है, बस कुछ नहीं किया मैंने, इन की जगह पे री लगा दिया। अब देखो, बताने का तो मैं बता देता हूं, मीनिंग डिक्शनरी में भी पता है आपको, लिखा ही हुआ है, मुझे भी आता है, लेकिन आप इसको खुद से सर्च करोगे, दोनों वर्ड्स आपके दिमाग में बैठेंगे। यही तरीका है वोकैब को याद करने का। कर लेना, वीडियो को पॉज करके इसको सर्च, क्लास के बीच में कहीं बताऊंगा। अगला वर्ड आएगा आज का, हैरेस। हैरेस का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, डांटना, डपका, मतलब बिना बात के किसी के, समझ गए ना, गले में पड़ जाना, हैरेस करना। परसिक्यूट करना, बैजर करना और टॉर्मेंट करना, तीनों जो है तंग करने के सिनोनिम्स हैं। द पुलिस वर अक्यूज्ड ऑफ हैरेसिंग द पीसफुल प्रोटेस्टर्स। पुलिस वालों पे आरोप लगा तंग करने का, शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों पे। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। हैरेस की स्पेलिंग अक्सर लोग गलत लिखते हैं, स्पेलिंग एरर में वर्ड आपको मिलेगा। अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं, हैरेस और एम्बेरस। हैरेस और एम्बेरस। एम्बेरस की स्पेलिंग लिख रहा हूं, EMBARRASS, एम्बेरस। और हैरेस की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? सब कुछ मीनिंग वैसा ही निकल रहा है इसका, आवाज भी वैसी आ रही है, लेकिन स्पेलिंग में सिंगल आ रहा है। ठीक है, तो एम्बेरस वर्ड और हैरेस वर्ड की स्पेलिंग अलग है, दोनों बोलने में सेम है, लेकिन एक में डबल आर आता है एम्बेरस में, और हैरेस में सिंगल आर आता है। एम्बेरस का मतलब होता है किसी को शर्मसार करना, है ना, यू एम्बेरस्ड मी, तुमने मुझे शर्मसार कर दिया, डबल आर। चलो, अगला वर्ड है आज का, ड्युअलिटी। इसको बोलते हैं दोहरा स्वभाव। आप घर के बाहर बड़े शांत आदमी हैं, घर में सबसे झगड़ा करते हैं, तो ये ड्युअलिटी है आपके, है ना, आपका नेचर है इस तरह का, टू साइड्स हैं आपके नेचर की। तो कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट्स को, विरोधाभासी पहलुओं को जब बताया जाता है इस वर्ड से, ड्युअलिटी से। द नॉवल एक्सप्लोर्स द ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर थ्रू इट्स कैरेक्टर्स। ये नॉवल एक्सप्लोर करती है, अंदर घुस के समझाती है हमें दोहरे स्वभाव को, ह्यूमन नेचर के, इसके कैरेक्टर्स के थ्रू, या नॉवल में अपने पात्रों के थ्रू। कैरेक्टर्स होते हैं ना, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई विलन है। चलिए, ड्युअलिटी के लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में, डाइकोटमी। ये वर्ड आप बहुत बार देखा होगा, रीडिंग अगर करते हो ठीक से, डाइकोटमी। और ड्युअलिटी का बिल्कुल उल्टा है जी, शंकराचार्य ने बोला था ना, अद्वैतवाद, यूनिफॉर्मिटी। सब कुछ एक जैसा है, यूनो यानी एक, फॉर्म यानी रूप, सब एक रूपता में है, यूनिफॉर्मिटी। चलिए, अगला वर्ड अपने पास सर्च का, बाईपास। बाईपास का मतलब होता है जी, बाईपास से निकल जाना। भाई ये रोड है, इससे ऐसे 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 जाओगे, आपने देखा यहाँ एक छोटा रास्ता जा रहा है, तो यहां से निकल गए, रोड से बच के निकले। तो अंग्रेजी में किसी चीज से बच के निकलने को, दरकिनार करने को, इग्नोर करने को कहते हैं बाईपास करना। शहरों के बाहर भी आपको बाईपास मिलते होंगे, जब शहर के अंदर ना घुसना पड़े, बाहर से ही आप निकल जाओ, दूसरे शहर में पहुंच जाओ, बाईपास नाम की रोड आपको पता होती। चलिए, बचने को सर्कमवेंट करना, साइड स्टेप करना, डोज करना और इवेट करना भी बोलते हैं। ये वर्ड बाईपास आप आज की क्लास में देखेंगे। पेपर लीक्स आर फ्यूल्ड बाय दोज हु चूज टू बाईपास हार्ड वर्क। ये जो पेपर की लीक्स होती हैं, इनको फ्यूल किया जाता है, भड़काया जाता है उन लोगों के द्वारा जो चूज कर लेते हैं जिंदगी में कि हम हार्ड वर्क से बचेंगे, बाईपास करेंगे हार्ड वर्क को। चलिए, अगले वर्ड की तरफ बढ़े। सर्कमवेंट एक अच्छा वन वर्ड है, बाईपास का सिनोनिम है। सर्कमवेंट का एक और मीनिंग है स्पेशल, मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं आपको, जिम्मेदारी दूं, आप उससे बचो ना, तो उसको भी सर्कमवेंट करना बोलते हैं। सवाल का गोलमोल जवाब देना, जिम्मेदारी को आधा अधूरा निभा करके भाग लेना। ठीक है, तो बाईपास का सिनोनिम है, लेकिन स्पेशल मीनिंग रखता है सर्कमवेंट। चलिए, एक और वर्ड आएगा आज की क्लास में, चारों ही हो गए, 4 ही वर्ड से। अब आर्टिकल अपने शुरू करेंगे। अगेन, शुरू में पढ़ते हुए आपको लगेगा सर ये क्या है, ये तो बड़ा इजी आर्टिकल है। आपको मैं शर्त लगा के चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, 5-10 मिनट की क्लास, अगर आप ये समरी मत सुनना जो मैं बता रहा हूं, बिना सुने इस समरी को, इस क्लास को लेकर के बता दो 10 मिनट में आपने क्या पढ़ा। रजनीश ओशो की बातें वैसे भी गोलमोल होती थी बहुत, हालांकि बहुत गहरी होती थी, लेकिन गोलमोल लगती थी। तो ये सारा गोलमोल लिखा हुआ आर्टिकल है। अब मैं इसकी समरी आपको पहले दे देता हूं, ताकि आप
दिमाग के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट बिठा सकें क्या कहना चाह रहा है। समरी ये है कि औरतों को आदमियों का गुलाम बना के रखा गया है सदियों से। अब आप बोलोगे सर कैसे गुलाम है, कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, गुलाम कैसे है। घर जाकर के शाम को ऑफिस के बाद स्कूल के बाद शायद आप खाना बनाते हो या ना बनाते हो, लेकिन कोई महिला है उसके बच्चे हैं ना वो जरूर बनाएगी। उसको सुबह उठ करके सफाई भी करनी है। हो सकता है उसकी बात कभी कभी मान ली जाए, लेकिन जब उसका घर में मतभेद होगा तो उसके पिता भाई और पति की बात ज्यादा मानी जाएगी, उसकी बात कम मानी जाएगी। तो ये एक ग्लास सीलिंग बोला जाता है इसको। एक ऐसी सीमाओं में कैद हैं औरतें जिनको देखा नहीं जा सकता, ग्लास के जैसी हैं, लेकिन वो कैद है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इंसान में, आदमी और औरत में ट्रू फीलिंग ऑफ लव तब तक नहीं आ सकता जब तक कोई आदमी किसी औरत को अपना हिस्सा ना समझ के अपना गुलाम समझे। तो ये गुलामी यही है कि सारे काम तू करेगी, मैं सोऊंगा बैठ के। ये एक तरह की गुलामी है। कह रहा है कि ये वाली गुलामी जब तक नहीं आएगी, औरतों को आजाद नहीं करोगे, ट्रू लव की फीलिंग आपको फील नहीं होगी। अब आगे कैसे होगी वो फील, जो ओशो साहब बताएंगे, अपने पढ़ते हैं। तो शुरू करें। टोन आपको क्लास के लास्ट में क्वेश्चन है, टोन मिल जाएगी वहीं पे। चलो अब शुरू कर लो। क्लास को मैं पॉज कर रहा हूं, एक बार खुद से पढ़ो कितना मीनिंग आपसे निकलता है। कह रहे जी द फ्रीडम ऑफ, बीच बीच में चेक करता रहता हूं एक बार क्या हुआ, बिना मैंने ऑन किए पूरी क्लास कर दी। कह रहा है जी द फ्रीडम ऑफ विमेन या वुमन फ्रॉम मैन स्लेवरी विल ऑल्सो बी फ्रीडम फॉर मैन टू एक्सपीरियंस लव। कह रहा है जो औरतों की फ्रीडम है ना, आजादी है, और किससे, आदमी की गुलामी से, घर के कामकाज से, हर चीज के अंदर उसको पीछे रखने की जो आदत है इंसान की, औरतों को। कह रहा है ये जो आजादी औरतों को जिस दिन मिलेगी, वो आजादी इनकी आजादी नहीं होगी, वो आजादी होगी फ्रीडम आदमी के लिए भी, मैन के लिए भी, ताकि वो सही लव को एक्सपीरियंस कर पाए, असली प्यार का अनुभव ले पाए। फ्रीडम की वर्ब है विल ऑल्सो बी। फ्रीडम का मतलब है आजादी, इसको लिबरेशन भी बोलते हैं, आगे वर्ड आएगा। आजादी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है हमारे पास, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन बहुत कम यूज होता है लेकिन एडवांस्ड वर्ड है ना। लिबरेशन सबको पता होता है, फ्रीडम सबको पता होता है, इमेंसिपेशन। चलिए कह रहे सो विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट इज नॉट ओनली विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। कह रहा है इसलिए महिलाओं की जो आजादी का मोर्चा है, लिबरेशन की मूवमेंट है, वो ना केवल महिलाओं की लिबरेशन मूवमेंट है, इट इज ऑल्सो द मेन्स लिबरेशन मूवमेंट। ये साथ ही साथ पुरुषों की, मर्दों की भी आजादी का मोर्चा है। बोथ विल बी लिबरेटेड, दोनों को ही आजाद कर दिया जाएगा जिस दिन ये आजादी मिलेगी। एकदम ओशो जैसा बोलते थे वैसा लिखा हुआ है, वो इसी तरीके से अंग्रेजी बोलते थे, आपने अगर सुना हो तो। चलिए लिबरेशन मूवमेंट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, बोथ की वर्ब है विल बी लिबरेटेड। अब एक प्यारा सा कूल सा ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको करवाता हूं। पहले बेसिक्स करवाऊंगा, जिनको नहीं पता वो सीख लो, फिर एडवांस फॉर्मेट उसका बताते हैं। देखिए मैन का मतलब होता है आदमी यानी मर्द, वुमन का मतलब होता है महिला यानी औरत। सिंगुलर फॉर्म में मैन, सिंगुलर फॉर्म में वुमन। जैसे ही आप इनको प्लूरल बनाएंगे तो मैन का ए बदल जाता है ई में, और सेम होता है वुमन के ए को ई में बदलने का काम। मैन से बनता है मैन, वुमन से बनता है, क्या बोलते हैं इसको पता है आपको? आप बहुत लोग बोलते हैं वुमेन, वुमन, वुमेन, ऐसा नहीं, इसका नाम होता है विमेन। वुमन सिंगुलर, विमेन, विमेन प्लूरल। तो ये तो बेसिक्स है, आपको आने चाहिए, एब्सोल्यूट बेसिक्स। अब देखो इसको ऊपर लाते हैं थोड़ा। कई ऐसे कंपाउंड नाउन्स अंग्रेजी में जो मैन और वुमन से बने हैं, और उनका प्लूरल बनाते वक्त आपको उन कंपाउंड नाउन्स को दोनों तरीके से प्लूरल बनाना होगा। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट वो मैन है जो आपके घर में सर्वेंट की तरह काम करता है। बटलर बोल देते हैं इसको आजकल, है ना, आपके खाने से लेकर के सफाई तक हर चीज वो देख लेगा। मैन सर्वेंट अगर एक है तो मैन सर्वेंट, अगर वो बहुत सारे हैं तो आप क्या लिखोगे? मैन सर्वेंट। देखो मैन तो लिखना पड़ेगा, लेकिन सर्वेंट के पीछे एस लगाना पड़ेगा। डबल तरीके से प्लूरल बन रहा है इसका, सर्वेंट का भी सर्वेंट्स हो रहा है, मैन का भी मैन हो रहा है। तो ये खास तरीका है मैन और वुमन से बनने वाले कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाने का। चलिए एक वर्ड है जैसे मैन चाइल्ड। मैन चाइल्ड पता है कौन होता है? आप सोच रहे होंगे सर मैन का चाइल्ड मैन चाइल्ड होता है, हर चाइल्ड मैन का ही चाइल्ड होता है भाई। ये वो मैन चाइल्ड नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैन चाइल्ड एक ऐसा मैन है जो अभी भी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है।
कुछ लोग होते हैं ना जो 30 35 40 50 के हो जाते हैं और बेवकूफानी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, उनको बोल देते हैं मैन चाइल्ड। अब ये अगर अकेला बेवकूफ है तो मैन चाइल्ड बोल दो, अगर ये कई सारे हैं तो आप बोलेंगे मेन मेन। और चाइल्ड का चाइल्ड मत बनाए ना, चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है, आपको पता होगा, प्लूरल नाउन इसका इरेगुलर है। तो मैन चाइल्ड से मैन चिल्ड्रन। अब देखो इसका एक एक्सेप्शन भी है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्शन जो है मोस्ट एडवांस फॉर्म है वो भी सीख लो। एक वर्ड अंग्रेजी में मैन हेटर या एक वर्ड है वुमेन लवर, इनका जब प्लूरल बनाते हो तो हेटर के आगे हेटर्स, लवर के आगे लवर्स, लेकिन मैन का मैन नहीं बनेगा, वुमन का विमेन नहीं बनेगा। ये एक्चुअल मैंने बना दिया, इसको मैन ही रखना है ना, वुमन नहीं लिखना। ऐसा क्यों होता है भाई, यहां पे क्यों फेल हो गया आपका फॉर्मूला? क्योंकि मैन हेटर एक ऐसा आदमी है जो मैन को हेट करता है, वुमेन लवर एक ऐसा आदमी है जो वुमेन नाम की वुमेन प्रजाति जो है, महिला जो है, उनको प्यार करता है, यानी अप्रिशिएट करता है ब्यूटी को, उनके जो है पर्सनैलिटी को, ओवरऑल जो उनके ट्रेट्स हैं, फेमिनाइन ट्रेट्स बोलते हैं जिनको। तो मैन हेटर एक ऐसा आदमी है जो मैन्स को हेट करता है, मैन को हेट करता है, आदमी से नफरत करता है। तो जब ये प्लूरल बनेगा तो मैन हेटर्स ही होगा, मैन हेटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी तो करता तो ये मैन को ही हेट है ना, समझ पा रहे हो? एक को करे या 1000 को करे, इसने मैन को हेट करना है। अब जब ये मैन को हेट करता है तो फिर मैन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सबको ही करता है। वुमन लवर वो आदमी है जो महिलाओं को प्यार की दृष्टि से देखता है, नजर से देखता है, जिसको महिलाएं पसंद है। तो चाहे एक महिला हो चाहे 1000 महिला हो, तो वुमन से विमेन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों केसेस में था ऐसा, मैन चाइल्ड एक ऐसा लड़का था जो मैन चिल्ड्रन बन गया, बहुत सारे वो हो गए, पहले वो एक था तो मैन, फिर कई सारे हुए तो मैन। वैसे ही मैन सर्वेंट से मैन सर्वेंट्स आपको बनाना पड़ा, क्योंकि पहले अकेला था फिर कई सारे हो गए। यहाँ पे मैन हेटर में मैन कोई अलग से आदमी नहीं है, वुमेन हेटर में कोई वुमेन अलग से औरत नहीं है, ये कोई हेटर है जो मैन को हेट करता है, ये कोई लवर है जो महिलाओं को लव करता है। मैन हेटर कोई मैन भी हो सकता है, कोई वुमन भी हो सकती है, एक्चुअल में वो आदमी हेटर है और यहाँ पे वो आदमी लवर है, चाहे वो इंसान हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश किया, होपफुली समझ में आया होगा। लास्ट वाले दोनों में आपको इनको प्लूरल नहीं बनाना होता, सिर्फ पीछे एस लगाओ। चलो, ये कॉन्सेप्ट अगर अभी भी समझ नहीं आया तो अलग से बताना, मैं शॉर्ट्स आपको मिलेंगे आजकल में, शॉर्ट्स के अंदर 3-3 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपसे पूरे डिटेल में शेयर करेंगे। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, फटाफट रीडिंग ले लो इसकी। पढ़ना है खुद से। कह रहा है द स्लेवरी इज बाइंडिंग देम बोथ, कह रहा है इस गुलामी ने जो औरतों को करवाई जाती है ना, यही बाइंड कर रही है, यही जोड़ रही है इन दोनों को, मर्दों और औरतों को, दोनों को। एंड देयर इज कंटिन्यूस स्ट्रगल, और एक कंटिन्यूअस लगातार स्ट्रगल भी आपको देखने को मिलेगी इन दोनों के अंदर, इसी स्लेवरी की वजह से, गुलामी की वजह से। द वुमेन हैज फाउंड हर ओन स्ट्रेटजीज ऑफ हाउ टू हैरेस द हस्बैंड, कह रहे जो महिला है उसने ढूंढ लिया है अपने खुद के तरीकों को, ऑन स्ट्रेटजीज को, कि वो कैसे हैरेस करे, परेशान करे, खून पी जाए अपने हस्बैंड का, अपने पति का, है ना, हस्बैंड समझते हैं। कह रहे जी ऑफ हाउ टू नैग हिम, और इसने स्ट्रेटजी ये भी ढूंढ ली है कि वो कैसे उसको नैग करे, परेशान करे, शिकायतें कर करके उसके कानों में से खून निकाल दे। नैग वर्ड का मतलब यही होता है, बोलते रहना, चिल्लाते रहना सारा दिन, कोई आदमी बस समझ गए ना, बहरा कर देना किसी को बोल बोल के। ऑफ हाउ टू पुट हिम डाउन, और इन्होंने स्ट्रेटजी ये भी बना ली है कि कैसे उस आदमी को पुट डाउन करे, शर्मसार करे या उसको नीचे गिराए। पुट डाउन करना, किसी को अपने से नीचे का ओहदा देना, शर्मसार करना, है ना, या किसी को समझ गए ना, कुछ गाली दे देना, किसी भी तरीके से किसी आदमी का मुंह बंद कर देना, पुट डाउन करना। तो ये महिलाओं ने किया हुआ है। कह रहा है जी एंड द मैन हैज हिज ओन स्ट्रेटजी, और आदमी की खुद की अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, उसको भी पता है कि कैसे औरतों को परेशान करना है, अपनी बीवी को कैसे बस में करना है। तो ये कश्मकश बताई गई है दोनों की, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वो आदमी पड़ा रहता है बेड में पूरी जिंदगी, फोन चलाता रहता है, और उसकी वाइफ को एक अंडरस्टूड सा काम मिला हुआ है कि तू ही पूरा घर देखेगी, तेरा ही काम है गुलामी करना। सारी झगड़े की जड़ यही है। चलिए, स्लीवरी की वर्ब है इज बाइंडिंग, स्ट्रगल की वर्ब है इज, वुमेन की वर्ब है हैज फाउंड, और मैन की वर्ब है हैज। ऑन नाम का एडजेक्टिव, और कभी कभी ये नाउन बन के भी आता है। एडजेक्टिव या नाउन किसी भी फॉर्म में आए, ऑन का मतलब अगर खुद हो, खुद हो तो उससे पहले एक पजेसिव आपको लगाना होगा। जैसे मेरा घर है, ये मेरा खुद का घर है, तो मैं बोलूंगा इट इज माई ओन हाउस,
ओन हाउस नहीं, माई ओन हाउस, योर ओन कार, हर ओन करियर। तो माई, योर, हर, हिज, देयर, इट्स, आवर्स, अवर लगाना चाहो तो अवर, जो भी लगेगा पॉजेसिव फॉर्म में लगेगा और हमेशा ऑन को आपको पॉजेसिव देना होता है। तो विमेन के लिए आपने हर लगाया था, महिलाओं के लिए, मैन के लिए आपने हिज लगा दिया ऑन से पहले। कह रहे जी वी हैव बीन होपिंग दैट लव इज हैपनिंग। कह रहे जी हम होप करते आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सदियों से इस चीज की उम्मीद लगाते आ रहे हैं कि प्यार हो रहा है, धीरे धीरे इंसानों में, आदमी और औरतों में प्यार हो रहा है। सेंचुरीज हैव पास्ट, सदियां बीत चुकी हैं। लव हैज नॉट हैपेंड, प्यार असल में हुआ ही नहीं है। और ओनली वंस इन अ वाइल, और अगर हुआ है तो बहुत कभी कभी होता है, वंस इन अ वाइल होता है, किसी किसी कपल में मिलेगा। चलिए, वी की वर्ब है हैव बीन होपिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लव की वर्ब है इज हैपनिंग। लव की वर्ब है हैज हैपेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के परफेक्ट टेंस में। सेंचुरीज की वर्ब है हैव पास्ट, सदियां बीत चुकी है। वंस इन अ वाइल का मतलब होता है कभी कभार, हिंदी में बोलते हो ना कभी कभार। आपसे किसी ने पूछा यार मूवी देखते हो, हाँ यार ओनली वंस इन अ वाइल, कभी कभार, तो ये ऐसे आप यूज कर सकते हैं। कह रहे जी ओनली टुगेदर इन अ डीप फीलिंग ऑफ वननेस डू दे फील फॉर द फर्स्ट टाइम टोटलिटी और परफेक्शन। कह रहे जी सिर्फ साथ होकर के ही एक डीप फीलिंग में, एक गहरी एहसास में, जो है एक होने का, वननेस होने का, जिसमें कोई किसी का गुलाम नहीं हो, कि कोई किसी का आका ना हो। कह रहे सिर्फ उसी फीलिंग में ये दोनों लोग फील कर सकते हैं पहली दफा, फॉर द फर्स्ट टाइम, टोटलिटी को, एक पूरेपन को और परफेक्शन को। ठीक है, चलिए, दे की वर्ब है फील, दे डू फील, और कुछ इसमें देखने वाला है नहीं। तीन आपसे फ्रेजल वर्ब्स फटाफट शेयर करता हूं। पहली तो थी पुट समवन डाउन। इसका मतलब क्या हो गया, किसी को अपने से नीचे गिराना, शर्मसार करना, डराना, धमकाना, समझ गए ना, कैसे भी करके किसी को चुप करा देना। दूसरी फ्रेजल वर्ब इससे मिलती जुलती है, लुक डाउन अपॉन समवन। इसका मतलब होता है किसी को तुच्छ निगाहों से देखना, नीची निगाह से देखना। जैसे आप किसी छोटा मोटा काम करने वाले गरीब आदमी भिखारी को देखते हो ना, कोई आपको मिल जाता है कोई सड़क पे, बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई गंदा आदमी होता है जिसने गंदे कपड़े पहने हो, आपसे पैसे मांगे हाथ पकड़ के, तो आप क्या करते हो, छोड़ मेरा हाथ, तो आप उसको लुक डाउन ऑन करते हो, मतलब समझ गए आप। इसका उल्टा है, इन दोनों का उल्टा है लुक अप टू समवन करना, किसी आदमी को अपने आइडल की तरह या आदर्श की तरह देखना। ठीक है ना, जैसे हम लोग देखते हैं मिस्टर कलाम थे, डॉक्टर अब्दुल जे कलाम, उनको हम लुक अप टू करते थे, है ना, बच्चे हमारे कलाम जैसे बने, हम भी कलाम जैसे बने। तो इस तरह से लुक अप टू, लुक डाउन ऑन का उल्टा है। ये तीनों बड़ी काम की फ्रेजल वर्ब्स हैं। पहली दोनों एक दूसरे की ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं, और तीसरी इसकी एंटोनिम है, पुट समवन डाउन, लुक डाउन अपॉन समवन एंड लुक अप टू समबडी। चलिए, लास्ट पैराग्राफ, छोटा सा आर्टिकल है, लास्ट है या सेकंड लास्ट है। अभी ग्रामर कौन सा करवाऊंगा आज का मेन, फटाफट इसको पढ़ लो। कह रहा है जी बट टू अटेन दिस परफेक्शन यू हैव टू गो बियॉन्ड द लव हेट ड्युअलिटी। कह रहा है लेकिन अटेन करने के लिए, पा लेने के लिए, हासिल करने के लिए इसी परफेक्शन को, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, यू हैव टू गो, आपको जाना ही पड़ेगा, और किसके पार, बियॉन्ड जाना पड़ेगा उस ड्युअलिटी के, द्वैतवाद के, या दोहरे एस्पेक्ट्स के, दोहरेपन के, जो लव और हेट का है। एंड यू आर कैपेबल ऑफ गोइंग बियॉन्ड ड्युअलिटी, और ओशो महाराज कह रहे हैं कि आप कैपेबल भी हैं, आप सक्षम भी हैं, आप में ताकत भी है इसी ड्युअलिटी के पार जाने की, इसी दोहरे स्वभाव से बाहर निकलने की। ड्युअलिटी को हमने डाइकोटमी बोला था, याद होगा वर्ड आपको, डाइकोटमी, है ना, अच्छा वर्ड है ड्युअलिटी के लिए। कह रहा है जी राइट नाउ दे गो हैंड इन योर लाइफ। कह रहा है जी हाल की अगर सिचुएशन देखे राइट नाउ, तो ये ड्युअलिटी की, जो लव हेट की ड्युअलिटी है, किसी इंसान से प्यार भी है और उसी से नफरत भी हो जाती है, गुस्सा भी उसी से करते रहते हो, फिर प्यार भी उसी पे आता है। कह रहा है ये जो लव हेट की ड्युअलिटी है ना, इसमें लव और हेट हाथ में हाथ मिला के चलते हैं आपके जीवन में। यू लव द सेम पर्सन यू हेट, आप उसी आदमी को लव करते हैं जिससे आपको नफरत भी होती है। तो इन द मॉर्निंग इट इज हेट, इन द इवनिंग इट इज लव, एंड इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। तो मॉर्निंग में सुबह उठ के ये हेट है, आपको नफरत हो रही है, गुस्सा आ रहा है, इवनिंग में ये प्यार में बदल गया, और एक ये बड़ी ही कंफ्यूजिंग थिंग है एक ही आदमी से दो तरह के इमोशंस रखना। चलिए, हैंड इन हैंड
और हैंड इन ग्लव, इन दोनों का मतलब होता है साथ साथ। हाथ में हाथ मिले हुए हैं या हाथ में दस्ताना है, बिल्कुल चिपके रहेंगे ना वो, तो ऐसे फ्रेज बने हैं हैंड इन हैंड एंड हैंड इन ग्लव। चलिए, हैंड इन ग्लव का एक और मतलब भी होता है इन क्लोज कोऑपरेशन। जब दो आदमी मिलके कोई काम करें, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो आप बोलते हैं दोनों क्या है, जोड़ीदार है ना, एक दूसरे के साथ रहते हैं, हैंड इन ग्लव करते हैं, दोनों काम मिलके साथ करते हैं। तो ऐसे फ्रेज को, हैंड इन ग्लव को याद रखें। कह रहा है जी, यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड वेदर यू लव द पर्सन और यू हेट द पर्सन। कह रहा है आप यहां तक कि ये भी समझ नहीं पाते हैं कि तुम्हें उस आदमी से या उस औरत से प्यार है या तुम्हें उससे नफरत है। बिकॉज यू डू बोथ एट डिफरेंट टाइम्स, क्योंकि आपको दोनों ही फीलिंग्स आती हैं अलग अलग वक्तों पे, अलग अलग जो है मौकों पे। चलिए, पढ़ने में आसान लग रहा है ना, कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन अंदर का मीनिंग निकालना जो मैंने शुरू में बताया था आपको, वही चैलेंजिंग है इसका। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, मेन वाला इसके बाद आएगा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, दिन के वो हिस्से जो एक टाइम पीरियड को बताते हैं, जैसे मॉर्निंग है, एक टाइम पीरियड है। मॉर्निंग कब होती है मॉर्निंग? आप बोलोगे सर जब सूरज उगा। सूरज उगा तो उसको बोलते हैं डाउन, है ना, एकदम क्या बोलते हैं, सुबह सुबह जब सूरज उगता है उस मोमेंट को डाउन बोलते हैं। हिंदी में याद नहीं आ रहा मुझे, भोर बोलते हैं। तो मॉर्निंग वो नहीं है, वो तो भोर है। मॉर्निंग वो फेज है जब सूरज उगा और जब सूरज आपके सर पे आ गया दोपहर के 12 बजे, इसके बीच के पीरियड को मॉर्निंग बोलते हैं। क्योंकि दोपहर को 12 बजे जब सूरज आपके सर पे होता है तब उसको बोला जाता है नून। और फिर नून से शुरू हो जाती है आफ्टरनून। नून से लेकर के सूरज के छिपने के वक्त के बीच के वक्त को बोलते हैं आफ्टरनून। जब सूरज छिपता है उस क्षण को, उस पल को, उस मोमेंट को, उस सेकंड को बोलते हैं डस्क। और डस्क के बाद शुरू हो जाती है नाइट। तो आपने देखा कि कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ पीरियड्स हैं। मॉर्निंग एक पीरियड है कई घंटों का, आफ्टरनून एक पीरियड है कई घंटों का, इवनिंग एक पीरियड है कई घंटों का, डॉन वो मोमेंट है, वो क्षण है, वो पल है जिसपे सूरज उगा, डस्क वो पल है जब सूरज छिप गया, नून वो पल है जब सूरज 12 बजे आपके सर के ऊपर आ गया। दोपहर को 12 बजे बोलते हैं नून। तो याद रखें, जो मोमेंट्स होती हैं उनके आगे हम एट लगाते हैं, जो पीरियड्स होते हैं उनके आगे हम इन लगाते हैं। ये पूरा मुझे इसलिए समझाना पड़ा कि मैं आपको रटवाऊं नहीं, आप खुद अपना लॉजिक लगाओ। मॉर्निंग कई घंटे हैं तो इन लगाऊंगा, डॉन यानी सूरज उगा एक मोमेंट भी उगता है तो मैं एट लगाऊंगा। तो इन और एट का सिस्टम आपको ऐसे समझना है। चीज इसमें याद रखनी है कि नाइट के आगे भी अंग्रेज एट ही लगाते हैं। अंग्रेज ये बोलते हैं नाइट एक स्टेट है, अवस्था है। अब पता नहीं क्या लॉजिक इन्होंने लगा रखा है, मेरे भी समझ नहीं आया काफी टाइम से, लेकिन नाइट को ये एट ही बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने याद किया हुआ, रटा हुआ है, बना दिया इन्होंने ऐसा, एट नाइट। दूसरी चीज, इन जब भी लगाते हो ना तो इन मॉर्निंग नहीं लिखते, इन द मॉर्निंग लिखते हो। लेकिन एट के साथ में द नहीं लगता, एट द डाउन नहीं लिखते, एट द नून नहीं लिखते, एट द डस्क नहीं लिखते। तो एट के साथ में द नहीं लगाएं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। अब कुछ क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करेंगे। द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग डॉन। बर्ड जो है शुरू कर देते हैं सिंग करना सूरज उगते ही। डॉन एक मोमेंट है, एक पल है जब सूरज उगा, तो एट डॉन, द यहां पे नहीं लगेगा। दे अराइव्ड एट या इन आफ्टरनून, वो आए दोपहर में। आफ्टरनून एक पूरा पीरियड है 4-5 घंटों का, दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक, जब तक सूरज ना डूबे। तो इसका मतलब है ये पीरियड होने की वजह से आपको यहां पे इन का इस्तेमाल करना है। और याद रखें इनके साथ में द भी लगाना है। दे अराइव्ड इन द आफ्टरनून। मोस्ट आउल्स हंट नाइट। ज्यादातर उल्लू जो है शिकार करते हैं रात में। चलो लास्ट वाला खुद से अटेम्प्ट कर लेना, डालो कमेंट्स में, एक बार लिख लोगे नाइट के आगे क्या लगाना है, जिंदगी भर दिमाग में रहेगा। चलो बढ़े आगे। अब ये है लास्ट पैराग्राफ, और लास्ट हमारे पास एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको देखेंगे। पढ़ना इसको खुद से है ना। कह रहा है जी, एंड वी हैव बीन टोल्ड, टॉट, प्रोग्राम्ड इन सच अ वे दैट इवन अ थिंग लाइक लव हैज टू बी फ्रॉम द माइंड। कह रहा है और हमें टोल्ड किया गया है, बताया गया है, पैसिव वॉइस लगा के पढ़ाया गया है। वी हैव बीन टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म है। और प्रोग्राम किया गया है, दिमाग हमारा बनाया गया है, इन सच वे, एक ऐसे तरीके से, दैट कि ये, यहां तक कि एक थिंग, एक चीज, प्यार जैसी जो है ना, उसको भी हमें दिमाग से करना होता है, ऐसा हमें सिखाया गया है। प्यार किससे करेगा भाई? जो तेरी कास्ट की होगी, जो तेरे जैसी दिखती होगी। किसी ने नहीं समझाया, खुद ही अंदर से आ रहा है, मैं तो गोरी लड़की से ही प्यार करूंगा, काली से तो नहीं करूंगा। या मुझे तो पैसे वाला लड़का ही पसंद है, मैं किसी गरीब स्ट्रगल करने वाले लड़के को प्यार नहीं करूंगी। दिमाग से प्यार होता है, क्योंकि समाज ने हमें ऐसा सिखा दिया है।
पहले देखो आंखें खोल के फिर प्यार करो। चलिए, वी की वर्ब है हैव बीन टोल्ड, हैव बीन टोट, हैव बीन प्रोग्राम्ड। थिंक की वर्ब है हैज टू बी, यानी होना ही चाहिए। द थिंग लाइक लव हैज टू बी फ्रॉम द माइंड। चलो, कह रहा है इट इज बेसिकली ऑफ द हार्ट बट आवर होल सोसाइटी हैज ट्राइड टू बाईपास द हार्ट। अब ओशो क्या कह रहे हैं लास्ट में, इट जो है ना, प्यार जो है, बेसिकली ये हार्ट का काम होता है, दिल का काम है ये। लेकिन हमारी होल सोसाइटी ने, पूरे समाज ने ट्राई किया है, कोशिश किया है कि कैसे भी बच निकलें दिल से, दिल के ऊपर भरोसे ज्यादा कुछ ना छोड़ें। पूरा समाज जो है उसने इस तरीके से कोशिश की है। और क्यों? वो इसलिए बिकॉज द हार्ट इज नॉट लॉजिकल। हार्ट जो है लॉजिकल नहीं है, इज नॉट रैशनल, क्योंकि ये रैशनल या तार्किक नहीं है ना। दिल वही कहेगा जो दिल चाहेगा। द हार्ट वॉन्ट्स, द हार्ट वॉन्ट्स, बहुत प्यारा सॉन्ग है। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। सब्जेक्ट वो मिला लेना। अब मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा ओशो क्या कहना चाह रहे थे इसमें। औरतों को गुलामी से छुटकारा दो, अपने घर की औरतों को अपना नौकर समझना बंद करो, उनकी बात को सुनो, उनकी जैसे अपनी सुनते हो, जैसे अपने पिता की सुनते हो वैसे माता की भी सुनो, जैसे बड़े भाई की सुनते हो वैसे छोटी बहन की बात को उतनी तवज्जो देना आपको होगा। और यही काम आपको अपने पार्टनर के साथ भी करना है, तभी आप ट्रू लव को फील कर पाएंगे। करें इसको रैप अप क्लास को। लास्ट कॉन्सेप्ट आपको करवा देते हैं। देखिए, सच 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 का मतलब होता है ऐसा ऐसा, और सच के साथ में कभी लगेगा एज, कभी लगेगा दैट। अब आपको ये सीखना है ग्रामर कॉन्सेप्ट कि कब एज लगाऊं, कब दैट लगाऊं। इस केस में आपने दैट का इस्तेमाल किया था, तो यहां पे एज क्यों नहीं आ सकता, सवाल है ना ये। तो देखो जी, सिंपल फॉर्मूला देख लेना। सच का मतलब है ऐसा, और जब भी कोई ऐसा चीज लिखी जाए और उसका एग्जाम्पल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, तो उदाहरण शुरू होगा एज से। और ऐसा, जब ऐसा बताया जाए और ऐसी चीज का रिजल्ट बताया जाए, नतीजा बताया जाए, तब वो नतीजा शुरू होगा दैट से। मैं आपको बोलूं, चलो मैं क्वेश्चन से के थ्रू ही करवा देता हूं, हिंदी में तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। कोई भी चीज का एग्जांपल दूं, वो ऐसा लड़का है जैसा तुमने कहीं नहीं देखा। कैसा लड़का है? ऐसा लड़का है जैसा तुमने कहीं नहीं देखा। ये ऐसा क्वेश्चन था जैसा तुमने कभी सॉल्व नहीं किया होगा। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं ना मैं, कैसा क्वेश्चन है, ऐसा कि तुमने कभी सॉल्व नहीं किया होगा। तो एग्जाम्पल दिया तो सच के साथ में एज लग गया। अब दूसरा सवाल देखो, ये इतना मुश्किल या ऐसा मुश्किल पेपर था कि हर लड़का इसमें फेल होगा। कितना मुश्किल भाई, कैसा मुश्किल? ऐसा मुश्किल कि इसका रिजल्ट ये होगा हर लड़का इस पेपर में फेल होगा। तो जब मैं एग्जाम्पल न देने की बजाय रिजल्ट बताने लगूं, नतीजा बताने लगूं, तो सच के साथ में दैट का इस्तेमाल करना है। अब ये आपको हिंदी में समझ आ गया तो अंग्रेजी में लगाते हैं। 4 क्वेश्चन हैं, 5। मैं पॉज कर रहा हूं वीडियो को, जितना हो सके कोशिश करो एक एक मैं आपको आंसर बताता हूं। चलिए, मैं मान के चल रहा हूं आपने पहले ट्राई दिया है, वीडियो को पॉज किया है। देयर इज नो सच अपॉर्चुनिटी एज या दैट दिस। ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है इस तरह की, ऐसा मौका मिलेगा नहीं फिर कभी। देयर इज नो सच अपॉर्चुनिटी एज या दैट दिस, ये जो मिला है ना, ऐसा और मौका आपको नहीं मिलेगा। कैसा? ऐसा। एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दिया तो यहां पे चुपचाप एज का इस्तेमाल करना है। देयर इज नो सच अपॉर्चुनिटी एज दिस। दे डिस्प्लेड सच करेज एज या दैट डिजर्व्स आवर प्रेज। उन्होंने ऐसा करेज डिस्प्ले किया, ऐसा हौसला दिखाया हमें, कैसा भाई? जैसा कि डिजर्व करता है हमारी वाहवाही को, प्रेज को, प्रशंसा को। उनका भरोसा जो है काबिले तारीफ है। कैसा है? काबिले तारीफ है। रिजल्ट नहीं बता रहा हूं मैं, करेज को, हौसले को काबिले तारीफ बता रहा हूं, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसा है कि जिसको हमने प्रेज करना चाहिए। तो अगेन, एज जो है जरूरी नहीं है किसी नाउन प्रोनाउन के आगे लगेगा। एज जो है क्लोज का सब्जेक्ट भी बन सकता है। दे डिस्प्लेड सच करेज एज डिजर्व्स आवर प्रेज। आगे देखो, दे फेस्ड सच हैवी ट्रैफिक एज या दैट दे मिस्ड द फ्लाइट। उन्होंने फेस किया इतना हैवी ट्रैफिक, कितना, अरे इतना हैवी ट्रैफिक कि रिजल्ट ये हुआ उनकी फ्लाइट मिस हो गई। रिजल्ट मिल गया, नतीजा मिल गया, तो दैट दे मिस द फ्लाइट। इट वॉज सच ए गुड स्पीच, इट वॉज सच ए गुड स्पीच एज या दैट एवरीवन क्लैप्ड। ये इतना अच्छा एक स्पीच था, कितना अच्छा कि इसका रिजल्ट ये हुआ हर एक आदमी ने इसको क्लैप किया, इस अच्छे स्पीच को, मतलब तालियां दी। अगेन यहां पे आपको एग्जाम्पल नहीं है, रिजल्ट मिला है, स्पीच के बारे में बताया गया, उससे सबको तालियां लगी हैं, तो इसलिए दैट एवरीवन क्लैप। तो ये फॉर्मूला अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आपका होमवर्क है, खुद से इसको ट्राई देना है।
दे फेस्ड सच हार्डशिप्स एज दैट फ्यू कैड इमेजिन। उन्होंने ऐसी मुश्किलों को फेस किया जैसी कि बहुत कम लोग इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ट्राई दो इसको। गलत सही का कोई मसला नहीं है, डालना कमेंट्स में, सही गलत आपको वहीं बता देंगे, लेकिन उसका तो गलत ही है जिसने ट्राई नहीं दी। नहीं ट्राई दोगे तो भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा। चलिए अगेन इसके बारे में बताना, आज कल में आपको एक शॉर्ट के अंदर इसको समझाएंगे। जल्दी से अब देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन इसी क्लास के ऊपर बेस्ड है और मेंस के भी ऊपर के लेवल का है। ओशो ने कहा जब सुबह में आपको नफरत होती है, शाम में आपको प्यार आने लगता है। तो ये क्यों बताया ओशो ने? ये कह के ओशो क्या प्रूव करना चाह रहे थे? चारों ऑप्शंस खुद से पढ़ने हैं, अब मैं मीनिंग बता रहा हूं ताकि आप अपना मीनिंग मैच कर सको ना। क्या ये ओशो इसलिए बता रहे थे कि जो बहुत प्रोफाउंड या सिग्निफिकेंट मानसिक डिस्ट्रेस जो है या स्ट्रेस जो है, जो आती है अडियर करने से, फॉलो करने से एक कड़े यानी स्ट्रिक्ट सामाजिक तौर पे मैंडेट किए गए, जरूरी बनाए गए रिलेशनशिप शेड्यूल से। इसका मतलब ये हुआ कि समाज ने शेड्यूल बना रखा है, सुबह अपने हस्बैंड से, अपनी बीवी से, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आपको नफरत करनी है और शाम को उससे प्यार करना है। क्या ओशो का ये कहना था कि समाज का कोई नॉर्म है ये? मेरे ख्याल से तो समाज का ऐसा कोई नॉर्म नहीं है। नहीं है ना? चलो पहला हमारा आंसर नहीं है। द एग्जॉस्टिंग वोलेटिलिटी एंड पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ कंडीशनल अफेक्शन रूटेड इन ड्यूलिस्टिक माइंड। क्या ओशो हमें यह बताना चाह रहे थे कि जो अस्थिरता है, बदलाव है और जो विरोधाभास का नेचर है, एग्जॉस्ट कर देने वाला, थका देने वाला दिमाग को, और नेचर जो है कंडीशनल अफेक्शन का, शर्तों पे होने वाले प्यार का, और जिसकी जड़ें बसी हुई हैं दोहरे माइंड में या दोहरे स्वभाव वाले दिमाग में। जब तू मेरी बात सुनेगा या सुनेगी तब मैं प्यार करता हूं, जब नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगी तो मुझे नफरत है तुझसे, क्योंकि मेरा दिमाग ये ड्यूलिस्टिक है, दो तरफा है, दो एस्पेक्ट्स वाला है। एक्चुअल में ओशो यही नेचर, पैराडॉक्सिकल नेचर हमें बताना चाहते हैं, है ना। आदमी का दिमाग ऐसा ही है, मेरे हिसाब से चला तो सब ठीक है, नहीं चला तो सब दुश्मन। कह रहा है जी, द इनएविटेबल एंड रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स। क्या ओशो जो है रोमांटिक फीलिंग्स में आने वाले उतार की बात कर रहे हैं, जो एक सिंगल कैलेंडर डे में आ जाता है, जो हर रोज सुबह शाम आता है? तो कोई ऐसा है नहीं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी के अंदर हो, है ना, रोज उसको प्यार नफरत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लास्ट में कि जो इननेट मेल टेंडेंसी है नेचर के अंदर, इननेट आदमी की जो प्रवृत्ति है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को इंस्टिगेट करता है, झगड़े को बढ़ाता है, और उसके बाद फीमेल की जो प्रवृत्ति है वो अटेम्प्ट करती है उसको रिकंसाइल करने की। क्या ओशो ये बताना चाह रहे हैं कि आदमी झगड़ा करता है और शाम को औरतें उसको मना लेती हैं, तो सुबह में झगड़ा, शाम में प्यार? ये भी नहीं बोल रहा। तो ये चारों आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा तीन वाहियात हैं, तीन जो हैं वाहियात हैं, गलत, मतलब टोटली एकदम साइंटिफिकली, सोसाइटली, हर तरीके से मीनिंगफुली यूजलेस है। एक ही आंसर बनता है, यहां पे बनेगा बी। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अगर ये बहुत मुश्किल लग रहे हैं तो बताना, एक दो इजी भी डाल दिया करेंगे, लेकिन ऐसे दो क्वेश्चंस आपको कम से कम रोज मिलेंगे। अब मुझे बता दो पैसेज की टोन क्या है, फटाफट, चार ऑप्शंस हैं, ट्राई कर लो। क्या पैसेज जो है आयरोनिक है, उपहास भरा है, जो मॉक कर रहा है, चिढ़ा रहा है आदमी और औरतों दोनों सेक्सेस को, बिना कोई सीरियस ऑल्टरनेटिव दिए या विकल्प दिए उनकी सिचुएशन का? क्या ये सिनिकल है? सिनिकल का मतलब है जिसको सब कुछ निरर्थक लगे, मीनिंगलेस लगे, उसको लगे जी सब कुछ खराब है, कोई प्यार नहीं है, कोई हेट नहीं है, जो सजेस्ट करता है कि लव जो है आदमी और औरत के बीच में वो इम्पॉसिबल है। क्या ये टोन में लिखा हुआ है? क्या ये डिटैच्ड और क्लिनिकल टोन में है, रिसर्च वाली टोन में अलग होकर के आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में बात की गई है ह्यूमन के पर्सनल इन्वेस्टमेंट की आउटकम में? देखो जी, ना तो ये कोई साइकोलॉजी का आर्टिकल है क्लिनिकल डिटैच्ड, ना ये कोई सिनिकल वे में बता रहा है कि आदमी औरत में प्यार नहीं हो सकता, ना ये चिढ़ा रहा है मर्दों और औरतों को आयरॉनिक तरीके से। ये रिफ्लेक्टिव है, अंदर झांकने वाला है, और एग्जॉर्टेटिव है, डायग्नोज करते हुए, जांच करते हुए, बताते हुए कि एक शेयर्ड कंडीशन है आदमी औरतों दोनों की, जबकि एक मूवमेंट हो सकती है हायर पॉसिबिलिटी की तरफ जब आप औरतों को अपनी गुलामी से आजाद करें, है ना। तो ये कंडीशन ही है, शेयर्ड कंडीशन है, दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, रिफ्लेक्टिव मोड में बता रहा है, अंदर झांक करके बता रहा है, और इसमें एक हायर पॉसिबिलिटी है, आप इसको सही कर सकते हो सिचुएशन को। चलिए मेंस का क्वेश्चन अगेन मुश्किल ही होगा, घबराया मत करो, सी आंसर बनेगा सेकंड के अंदर। फर्स्ट में आपने देख लिया, आंसर बना था आपका बी। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इजी रखा है। यू लव द सेम पर्सन यू हेट, इसका क्या मतलब है? यू लव द सेम पर्सन यू हेट, ओशो क्या कहना चाह रहे थे इस बात से?
हेट जो है ट्रू इमोशन है, लव एक टेम्पररी इमोशन है। मोस्ट कपल जो हैं वो सीक्रेटली अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट पसंद करते हैं प्यार की जगह, बस प्यार बीच बीच में उनके बीच में आ जाता है। या ये बता रहा है कि पार्टनर्स जो हैं वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, एक दूसरे को डिस्पाइज करना या फिर नफरत करना इनिशियल फेज के बाद, हनीमून फेज के बाद। या फिर वो ये बता रहा है लव और हेट दोनों को एक्सपीरियंस किया जाता है सिक्वेंशियल मैनर में, एक के बाद एक, जो माइंड जनरेटेड रिएक्शंस होती हैं सेम पार्टनर के लिए बजाय एक सिंगल स्टेडी फीलिंग के। यही तो बता रहा है ना, आप एक ही आदमी से प्यार करते हो, नफरत करते हो, क्योंकि अलग अलग स्टेट में होते हो उस आदमी के साथ। जब मान रहा होता है, मान रही होती है तो प्यार, नहीं मान रहा होता तो नफरत। तो ये सिक्वेंशियल एक्सपीरियंसेस हैं, एक दूसरे के बाद पहले और बाद में होते रहते हैं। चलिए आज की डोज हो गई है काफी, कल से मैं इजी और थोड़ा लाइट बनाऊंगा। मुझे भी फील हो रहा है कि यूट्यूब पे इतना डीप लर्निंग जो है चलती नहीं है एक्चुअल में, लोग क्या अवॉइड करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, फटाफट इनको सॉल्व करना। आंसर्स आपको फर्स्ट कमेंट में डाल के देंगे, वहां से मैच करना। इनसरेक्शन ये वर्ड बताया था, इसका एंटोनी सिनोनिम पूछा है आपसे। किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या किसी जवाब को देने को, गोलमोल करने को क्या बोलते हैं? इमेंसिपेशन, एम्बैरेस, सरकमवेंट या रिबेलियन। लुक डाउन ऑन समवन क्या होता है? हैंड इन ग्लव, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी 3 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। बता दूं? नहीं बताऊंगा। पहला चलो इसके आसपास मिलेगी, कॉन्सेप्ट आपने देखा था, मैन, चाइल्ड और वो वाला है ना। दूसरी आपको सच वाली मिल सकती है, और तीसरी क्या है जी? तीसरी मैंने छुपा दी, मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से ढूंढो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, 9 में से कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करें। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी अगेन सुबह 7 बजे। चलिए अपना फीडबैक जरूर से दिया करो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अंटिल देन साइनिंग आउट।